ये आपका कंफ्यूजन और साथियों हो सकता है। देखो, मैंने यहाँ पर बताया था आपको, जो इसके अध्यक्ष है वो कौन नियुक्त करता है, ध्यान से देखना, स्पीकर नियुक्त करते हैं। अब आप एक चीज सोच सकते हैं कि अध्यक्ष तो स्पीकर ने नियुक्त कर दिया, जो ये सदस्य 30 है लोकसभा के, तो ये 30 सदस्य कौन से होंगे? लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो आप कहोगे 552 मैक्सिमम, दो का मैं आपको बता चुका हूं, उनका भी सीट की संख्या नहीं घटी है, लेकिन एंग्लो इंडियंस का जो साथी आपका रिजर्वेशन है वो खत्म हो चुका। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे कि भैया 550 में से 30 सदस्य कौन से होंगे, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में। अच्छा क्वेश्चन था हमारे साथी का। तो याद रखना, ये 30 सदस्य जो है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये 30 सदस्य जो होते हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। बात क्लियर है? अभी वैसा नहीं कि 30 के 30 सदस्य, जैसे यहाँ पर 15 सदस्य हैं, तो आप ये सोच लेंगे भैया अध्यक्ष तो हम समझ गए कि अगर राज्यसभा में चुनी जाएगा तो वहाँ पे सभापति, और लोकसभा के होंगे तो यहाँ पर स्पीकर, लेकिन अध्यक्ष के अलावा ये जो 15 सदस्य हैं ये किस विधि से जाएंगे? तो आप कहोगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व से जाएंगे। बात क्लियर है? बहुत सारे साथियों ने बताया कि सांसदों के जो विशेष अधिकार है आर्टिकल 105 में है, आर्टिकल 105 में है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसी को हम बोलेंगे विशेष अधिकार समिति होती है इसमें। जांच समितियों में कौन सी होती है? 3 समितियां होती हैं इसमें। एक तो होती है विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति, अर्थात हम कह सकते हैं इसको प्रिविलेजेस कमेटी। और प्रिविलेजेस कमेटी का क्या होगा? सदस्य के अधिकारों का अगर हनन हो रहा है संसद में, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कह दिया कि स्पीकर निलंबित कर सकता है। अब मान के चलो स्पीकर को उस बात के लिए अधिकार है, अब वो निलंबन का आधार भी नहीं था, या जो व्यक्ति उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा हो रहा है कि वो सदस्य है लेकिन उसके कुछ आपके राइट्स हैं, तो उसके हनन ना हो, सदस्य के अधिकारों का हनन ना हो, इसका ख्याल रखती है। अधिकारों का हनन ना हो। कौन सी समिति ध्यान रखती है इस बात का? हनन हो नहीं, हनन ना हो। शुड नॉट बी ए वायलेशन ऑफ एमपीज, शुड नॉट बी ए, संसद या जो संसद के सदस्य हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो। बात क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात है याचिका समिति। याचिका समिति, याचिका से आप क्या समझते हैं जरा बताओ मुझे? पटिशन कमेटी, सॉरी पटिशन का होगा आपका PETI, पटिशन या पटिशंस लिख सकते हैं, वो एक ही बात होगी। हमने आपको आर्टिकल 32 पढ़ाया था, तो आर्टिकल 32 में हमने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी रिट जारी की जा सकती हैं, तो 5 तरह की। तो ऐसे ही आपका तो वो तो हो गया, आपका रिट जारी होगी। रिट जारी कब होती है? जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। लेकिन मान के चलिए आप इस देश के एक सामान्य नागरिक हैं, जैसे मैं और आप हैं, हम दोनों हैं सामान्य नागरिक। अब हमको लगता है कि कोई समस्या ऐसी है जो जन के हित की है, यानी कि पब्लिक के, ऐसा नहीं कि आप अपना हित चाहते हैं, स्वार्थ में नहीं, कि इस समस्या से बहुत सारे लोगों को परेशानी है या ये कुछ अच्छा हो जाए तो एक बहुत बड़े वर्ग के लिए अच्छा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम जनहित। क्या बोलते हैं इसको? जिसमें स्वयं के हित के अलावा अन्य या स्वयं का हित भी शामिल ना हो, जरूरी नहीं है, बहुत सारी एक वर्ग का हित जिसमें शामिल है। मान के चलो कि कहीं पे पॉल्यूशन होता है और कहीं पर अक्सर एक फैक्ट्री चल रही है बहुत ज्यादा, और वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती है, और उसके आसपास बहुत सारा एक आपका कस्बा बसा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पर स्वास्थ्य समस्याएं हो रही है, बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज हो गए। तो मुझे बताइए कि वो एक बहुत बड़े वर्ग के लिए एक जैसी समस्या हो गई, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बड़े वर्ग के लिए एक जैसी समस्या हो गई। अब एक जैसी समस्या हो गई तो उसके लिए क्या है, आप PIL दायर कर सकते हैं कोर्ट में। मतलब प्रोसीजर अलग अलग है, PIL का प्रोसीजर अलग अलग होता है। आप जैसे हाई कोर्ट में जाओगे तो आपको याचिका दायर करनी पड़ेगी, तो उसकी 2 कॉपीज होती हैं, 50 रुपये पर कॉपी उसका चार्ज होता है। हाई सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे तो 5 कॉपीज आपकी होती हैं, आपको 5 कॉपीज जमा करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका कि आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं एक बड़े वर्ग का हित जिसमें शामिल है। तो ऐसी जनता ने कुछ याचिका भेजी कि भाई इस तरह से चीजें होनी चाहिए, तो उन पर सदन विचार कर लेता है, तो क्या होगा? याचिका पर विचार के लिए। याचिका समझ में आया? याचिका समझ में आया? इसी को बोलते हैं याचिका, यानी कि लिटिगेशन या पटिशन इसको हम बोलते हैं। जैसे आपने एक नया शब्द कभी सुना होगा PIL, जब आप कभी शायद UPSI के लिए पढ़ेंगे और मूल विधि आप पढ़ोगे तो मूल विधि में आप पढ़ोगे PIL क्या होता है। PN हमारे यहाँ पर एक जस्टिस थे PN भगवती, वो PIL को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? पब्लिक मतलब जन, इंटरेस्ट मतलब हित, और लिटिगेशन मींस याचिका। तो जनहित याचिका, जनता के हित के लिए याचिका। जैसे सब लोगों की स्वास्थ्य समस्या थी, सब लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था, तो जनहित की बात होगी, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी। समझ पाए मेरी बात को? हम सब करें तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सारा वर्ग ही प्रतिनिधित्व करे, सब जाकर के आपका कोर्ट जाए, एक व्यक्ति भी जा सकता है, और वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि इस जनता का मैं जो है प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और इतने लोगों को ऐसे समस्या है। कुछ भी क्षेत्र आप हो सकता है और वो आप समझ सकते हो, तो वही होता है। तीसरी क्या होती है इसमें? तीसरी इसमें होगी एथिक्स कमेटी। अब देखो एथिक्स का मतलब क्या है, आचार समझते हैं? जैसे मैं आपसे अक्सर एक बात बोलता हूँ, विनर प्रार्थना। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपके शब्दों को, आपके कमेंट्स को इग्नोर कर दूं, या जो ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं समय बोल दूं, अतिरिक्त बात जो करे उसको ब्लॉक कर देना। ब्लॉक का मतलब वो चुपचाप तो पढ़ेगा ही, अगर उसे पढ़ने लायक चीजें तो पढ़ने तो आएगा, तो उस पर क्लास पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं ब्लॉक होने से। लेकिन मैंने एक रास्ता तय किया कि मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन कर लूंगा और शायद आप उसको मान जाएंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो ये तो हो गए मेरे एथिक्स। अब साथ में दूसरा एथिक्स आपका, यानी कि आचार व्यवहार, इसी को हम बोलते हैं। अब एक हो गया आपका, अब आप सोचे नहीं ये कुछ भी बोले, चाहे हमारे हाथ जोड़े, हमारे पैर पकड़े, या हमारे भविष्य के लिए हमसे कितनी भी प्रार्थना करें, हम तो अपनी तरीके से करेंगे, तो ये एथिक्स नहीं है। आप अनएथिकल हो चुके हैं, क्योंकि अब आपकी जो मर्जी है उसका कोई महत्व तो बचा नहीं। अरे भाई उठ, चल। बचा नहीं। यहाँ पर जो मर्जी मान्य होनी चाहिए, अगर एक समर्पण होना चाहिए तो आपको मेरे प्रति होना चाहिए, क्योंकि चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इस हाल में, और मैं आपके अच्छे की बात करूँ, आपके हित की बात करूँ, तो आप समर्पण आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी आप मनमर्जी करते हैं, यानी कि आप एथिक्स के पेपर नहीं है। ऐसी संसद में क्या होता है कि जो सांसद है उनको भी ब्रीफ किया जाता है कि संसद की प्रक्रिया, आर्टिकल 118 में नियम बताए गए हैं, संसद में इस तरह से आप बिहेव करेंगे। लेकिन कुछ क्या है आपका, क्या सबका बिहेवियर सही होता है? तो आप बोलेंगे हर व्यक्ति इस दुनिया में एथिकल हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अनएथिकल होते हैं, अनैतिक होते हैं। कुछ इंसान इस जीवन में नैतिक, मतलब संसार में, जीवन छोड़िए पूरे संसार में, चाहे वो जानवरों की बात करें, इंसानों की, सब नैतिक हो जाए ये जरूरी नहीं है। हो सकते हैं, इसकी परिकल्पना की जा सकती है, लेकिन सब हो जाएंगे बिल्कुल आवश्यक नहीं है, है ना? सब अनैतिक हो जाएंगे इसकी भी आवश्यक नहीं है, लेकिन संसद की प्रक्रिया के कुछ नियम होंगे जो उनका पालन नहीं करेगा, तो ये देखा जाएगा ना कौन पालन करता है कौन नहीं। तो आचार समिति इसी काम को देखती है। क्या काम करेगी? सदन में आचार संहिता लागू करना, कि भड़कोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता लागू करना चुनाव के समय पे लागू होती है ना, चुनाव आयोग द्वारा 4 लोग खड़े नहीं होंगे, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसी सदन की भी एक आचार संहिता होती है, आप लिख लेंगे एनफोर्सिंग द कोड ऑफ कंडक्ट इन पार्लियामेंट। एनफोर्सिंग द कोड ऑफ, तो ये नियम बनाया गया है कि कोई भी जो आपका सांसद है लोकसभा में, ठीक है, इसमें लोकसभा में होता है, उसमें आपको याद रखना है, इसमें 15 सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। इसमें नियम ये बनाया गया है कि अगर कोई 2 माह तक अनुपस्थित रहा बिगर किसी को सूचना दिए, ठीक है, कोई सूचना नहीं है, बेशक से वो बीमार हो, कुछ भी हो, अगर सूचना नहीं दी गई है जो प्रमुख है, यानी कि सदन के अध्यक्ष है, सदन में इसकी सूचना नहीं है, और 2 माह तक अनुपस्थित रहा, तो उसकी सदस्यता जो है वो ले ली जाएगी। इस बात को भी नोट कर लेना, कितने दिन अनुपस्थित होने पर? 60 डेज। कितने दिन पर? 60 डेज पर क्या होगा, लिखना इस बात को पूरा। 60 दिन सदन को बगैर सूचित किए अनुपस्थित रहने पर, क्या बोलेंगे? 60 दिन सदन को बगैर सूचित किए अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता चली जाती है। 60 डेज। अब इस पर कोई नजर तो रखेगा या नहीं रखेगा? उसी के लिए समिति बनाई गई है, सदनों की सदस्यों की अनुपस्थिति पर सदन समिति। ठीक है, एक होती है आपका कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति, इसी में इसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहा जाता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या होगा आपका?
अगर लोकसभा में गठित हो रही है तो 15 सदस्य और राज्यसभा में अगर गठित हो रही है तो आपका 10 सदस्य होंगे। अब हम एक बात देखते हैं कि जो हमारा सदन है उसकी रोज की भी तो प्रक्रिया होती है, रोज के कार्यों को कौन बताएगा। देखो यहाँ पर तो हमने कहा समीक्षा, समीक्षा कब होती है, समीक्षा होती है बाद में किसी भी चीज की, ठीक है, समीक्षा आप पहले नहीं कर सकते, लेकिन ये आप एक प्रोसेस कर सकते हो ना, जैसे आप अपने टाइम टेबल बना सकते हो कल का कि भाई मैं कल को इस तरह से पढ़ूंगा, मैं अगर मुझे सेलेक्ट होना तो मैं जीएस के लिए आपने सोच लिया मैं 3-4 घंटे जीएस को दूंगा, ठीक है, आपका एग्जाम कौन सा उसके आधार पर। मान के चलिए आपके एग्जाम में जीएस का रोल ही नहीं है, जीएस का रोल आपका 10% है, तो अपनी पढ़ाई का 10% तो देना पड़ेगा, यानी 10 घंटे आप पढ़ते हैं तो कोई 1 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होगी, आपका जैसे मान के चलो कहीं पर आपका 25% का सिलेबस है, आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 2.5 घंटे जीएस को देना पड़ेगा। अब इतना टाइम तो रीजनिंग को भी देना पड़ेगा 2.5 घंटे, लेकिन आपको लगता है कि नहीं रीजनिंग को मुझे 2.5 घंटे देने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग मेरा एक अच्छा विषय हो चुका है, तो वहां से कोई 1 घंटा बचा के उस सब्जेक्ट को दे दो जो आपका कमजोर है। समझ पा रहे हैं, यही टाइम मैनेजमेंट होता है। आप जितने घंटे पढ़ते हैं अपने एग्जाम के हिसाब से कितना परसेंट किस सब्जेक्ट का रेशियो है उतना बांटिए, और आप देखिए आपकी कमांड कौन से सब्जेक्ट पर है, जिनको आपको कम समय देने की उससे उतना ही समय आप क्या करेंगे वहां से बचा के उस विषय को दे दें जो आपका कमजोर है, चाहे वो कुछ भी हो, जीएस कमजोर हो, मैथ कमजोर हो, रीजनिंग कमजोर हो। कुछ तो साथियों का ऐसा होता है कि आपका मैथ बहुत अच्छा होता है, रीजनिंग कमजोर हो जाती है, ऐसा होता है, हाँ होता है, बहुत बार होता है। जो मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट थे पीसीएम और रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं, हाँ एक टाइम के बाद उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन रीजनिंग बहुत अच्छी होगी इसलिए ये जरूरी है कि उनका मैथ पहले से अच्छा हो सकता था, लेकिन रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाए इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि मैथ भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है थोड़ा, तो इसको बोलते हैं अपनी अगले टाइम का मैनेजमेंट। तो यही कार्य मंत्रणा समिति भी करती है। तो इस कार्य मंत्रणा समिति क्या करती है, दिन के कार्यक्रम का निर्धारण। कितने लोग ऐसे हैं जो टाइम टेबल से पढ़ते हैं, मुझे बताओ जरा, हम सब करके। फिर मैं आपको एक इनपुट देता हूँ कि एक रेगुलर टाइम टेबल मत बनाना, कभी भी एक लंबे समय के लिए उसको चेंज किया करो। निर्धारण, शेड्यूलिंग करना, इंक्वायरी नहीं स्क्रूटनी करना कि कहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं रहेगी। स्क्रूटनी कमेटी, स्क्रूटनी कमेटी में एक होता है सरकारी आश्वासन समिति। सरकारी आश्वासन, किसी मंत्री ने अपने किसी भाषण में सदन के अंदर कोई आश्वासन दे दिया और उसको फॉलो नहीं किया, काम नहीं किया उस पर, क्या बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट एश्योरेंस, क्योंकि वो एक सरकारी व्यक्ति है, सरकारी सदस्य हो गया, वो एक मंत्री है। तो अब ऐसा थोड़ी है कुछ भी खड़े होकर बोल देगा नहीं इसकी रिपोर्ट 10 दिन में आ जाएगी, 10 दिन में ये काम हो जाएगा, ये काम 5 दिन में हो जाएगा, तो उसके लिए सदन ने बनवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप नाम बोल दें, कुछ समझ के बोलें, आपके ऊपर जिम्मेदारी है इस देश की। तो क्या बोलेंगे उसके लिए सरकारी आश्वासन की भी आपने क्या आश्वासन दिया था। तो इसमें क्या होती है, मंत्री के आश्वासन की जांच होती है, मंत्री के आश्वासन की जांच होती है। उसने बोल दिया कि 5 लाख घर बना दिए जाएंगे अगले 6 महीने में, तो बाद में क्या होता है, वो समिति से सवाल जवाब करती है कि आपने काम किया या ये गलत किया। इंक्वायर इनटू, ऐसे लिख सकते हैं, इंक्वायर इनटू एश्योरेंस ऑफ मिनिस्टर्स, एश्योरेंस ऑफ मिनिस्टर्स, एक मंत्री ने क्या बयान दिया है, क्या आश्वासन दिया है। इसके लिए हमेशा सदस्य होंगे, आपको याद रखना, लोकसभा में प्यारे साथी 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य होंगे ऑलवेज। एक आपका दूसरी इसमें होती है एससी एसटी समिति, एससी एसटी समिति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमेटी। इसका काम क्या होता है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से कितने होंगे जरा आइडिया लगाइए थोड़ा, कोई आइडिया नहीं। ये सदस्य ऐसे रटने मत बैठ जाना कि रटनी ही है, समय समय पर बस देखते रहना थोड़े। यहाँ से 10 होते हैं, इसका काम क्या है हम आगे चल के पढ़ेंगे। हमारे देश में साथी अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग है। कितने लोग इस बात को जानते हैं, हाँ है, ओबीसी आयोग भी है, एससी आयोग भी है, एसटी आयोग भी है। तो एससी और एसटी आयोग अपनी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, तो जो उनकी रिपोर्ट है उसकी जांच करते हैं कि वो जो रिपोर्ट उन्होंने दिया कि वो कुछ बता रहे हैं कि भाई इन जातियों को भी और एससी में शामिल किया जाए, इनको एसटी में शामिल किया जाए, इनको इस तरह के रिलैक्सेशन और देने की जरूरत है। तो एससी एसटी जो कमीशन है उसकी जांच करता है, उसकी रिपोर्ट की, एससी एसटी आयोग की रिपोर्ट की जांच करता है, आयोग की रिपोर्ट की जांच। ये मैं आपसे पूछूंगा जब मैं आपको एससी एसटी कमीशन बताऊंगा तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा वहां पर कि भैया कौन जांच के लिए मैंने किसको बताया था। तो क्या बोलेंगे, एग्जामाइन द रिपोर्ट ऑफ एससी एंड एसटी कमीशन, एग्जामाइन द रिपोर्ट ऑफ एससी एंड एसटी कमीशन। तीसरा, भाई इतने सारे बिल बनते हैं, इतने सारे दस्तावेज होते हैं हमारी संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो दस्तावेजों की जांच के लिए भी एक समिति बनाई गई है, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी। ये तो किसकी जांच करिए, ये जांच करिए एससी एसटी आयोग की रिपोर्ट की, रिपोर्ट मतलब छानबीन करिए उसमें ये मंत्री ने क्या कह दिया है, और एक दस्तावेजों की जांच हो रही है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी। हमारे टाइम पे पता है स्क्रूटनी किसको बोलते थे, जब हम जो पहला शब्द हमने सुना स्क्रूटनी का, तो हमने सुना था स्क्रूटनी शब्द होती है कि जो बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो जाता है 10वीं और 12वीं में, तो वो स्क्रूटनी अप्लाई कर सकता है। यानी कि वो ये कहता है कि मेरा पेपर तो जो है वो बहुत अच्छा हुआ था फिजिक्स का, और मेरे तो 100 में से 90 नंबर आने थे, लेकिन बोर्ड ने जब रिजल्ट जारी किया तो आपको फेल दिखा दिया उसमें, तो आप क्या करोगे, स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे, आप कहोगे नहीं मेरे दस्तावेजों की जांच हो, तो आपकी कॉपी चेक हुई और बाद में पता चला आप तो सही 90 नंबर थे फिजिक्स में, तो फिर बोर्ड आपके रिजल्ट को रिवाइज करता है। ठीक है, हमने तो ये सुना था। ऐसी संसद में दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, उनकी जांच होती है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आपका लोकसभा में क्या बोलेंगे 15 और राज्यसभा में क्या होगा 10 होगा। तो क्या काम है, दस्तावेजों की जांच, जितने भी पेपर्स हैं उनकी जांच समय समय पर होती रहती है। दस्तावेजों की जांच, कुछ गुम तो नहीं हुआ है, ठीक है, या दस्तावेज जो सही प्रकार से उपलब्ध है या नहीं है। ठीक है, इतनी बातें हमारे पास में थी, और मैंने आपसे फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, तो ये तो आप इनके नाम से ही समझ सकते हो सबको कि भाई सब नाम किए। जैसे विभागीय समितियां अपने विभाग में बजट की जांच समिति जांच करेगी, संसद के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, याचिका समिति, आचार समिति, नियम साथी आपने बता दिया, सदन की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी, उपस्थित कार्य मंत्रणा होगी जो मंत्रणा करके बताएगी कि काम कैसे होगा, आश्वासन ठीक दिया, एससी एसटी दस्तावेज कमेटी होगी आपका। इससे पहले मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, ये स्टैंडिंग कमेटी में तीनों है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे बनता है। एडहॉक में आपको अच्छे से बता ही चुका। ठीक है, अब आंसर दे दो एक बार। कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, सही बात है, सही हो गया कथन। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, गलत बात। मैंने आपको बहुत जोर देकर के बताया कि लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ स्पीकर को नियुक्त करता है, लेकिन जो समिति के सदस्य होंगे वो अध्यक्ष द्वारा नहीं, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा नियुक्त होंगे। इसके द्वारा नियुक्त होंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा नियुक्त होंगे। एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है अगर उसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया। मैंने कहा कभी नहीं हो सकता, नेवर, हो ही नहीं सकता। सार्वजनिक उपक्रम समिति में एक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा नहीं, स्टैंडिंग कमेटी ऑलवेज टेन्योर जो होगा वो 1 वर्ष का होगा, यानी केवल एक होगा, केवल एक होगा। लिखित में से कौन सा कथन है जो सही है बताएंगे। सदस्यों को केवल नियुक्त किया जाता है, मैंने बता दिया इस बारे में आपको, नहीं गलत बात है। सदस्यों को केवल चुना जाता नहीं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होगा। ठीक है, आपका सदस्यों को केवल आपका मनोनीत किया जाता है, मनोनीत नहीं भैया, चुना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी केवल चुना जाता है क्योंकि अध्यक्ष को तो नियुक्त किया जाता है ना, उसको नहीं गिन सकते हैं इसमें। सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा बनाए गए या अपनाए गए प्रस्ताव के आधार पर, जो बनाया गया अपनाया गया प्रस्ताव कौन सा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसके आधार पर नियुक्त निर्वाचित मनोनीत किया जाता है। अब एकदम से ठीक है, निर्वाचित भी हो सकते हैं, मनोनीत भी हो सकते हैं। संसद की निम्नलिखित में से किस स्थायी कमेटी में के पर विचार करें। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो लेखा समिति के कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित हुई थी क्या, हाँ जी, मॉन्टेग्यू चांसफोर्ड सुधार हो गए। मैंने बताया लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरानुसार मुख्य विपक्षी दल से होता है, हाँ जी ठीक है। उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है क्या, 2 वर्ष का होता है कहीं नहीं, 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। बताओ जी, लोक लेखा
सार्वजनिक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस समिति में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के अधिक सदस्य होते नहीं भैया। सार्वजनिक उपक्रम में 22 सदस्य होते हैं और 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, तो गलत हो गया। इस समिति के अध्यक्ष चेयरपर्सन की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। हाँ, हमेशा अध्यक्ष की नियुक्ति के द्वारा ही होगी। तो हम क्या बोल देंगे इसमें? कौन सा ठीक हो जाएगा? सब केवल 2 ठीक हो जाएगा, केवल 2।